तूफानी निषाद सर को, आदरणीय तूफानी निषाद सर को माइक देना चाहूँगी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने फूलन देवी के संघर्षों को सामने से देखा है, उनको महसूस किया है और उनके जीवन को भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो सर आपका स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप फूलन देवी पे कुछ बातें। धन्यवाद रश्मि जी। सबसे पहले मैं समाजवादी छात्र सभा के सभी नौजवान बच्चे, जो आप बहुजनों के भविष्य हैं, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। मैं बैठे बैठे सुन रहा था सर को, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। बहुत सारी बातों को इनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ एक बातों का मैं कंक्लूज उसमें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं फूलन देवी जी को उनके चरणों में नमन करता हूं। 1996 में मेरी उनसे मुलाकात होती है। पार्लियामेंट थाने के सामने एक धरना प्रदर्शन बहुजनों को लेकर के उन्होंने किया, और उसमें मुझे पुलिस की बौछार और लाठी लगे और मैं घायल हुआ। मुझे पुलिस वाले उठा करके स्ट्रेचर पे ले जा करके राम मनोहर लोहिया में एक लाश की तरह रख दिए। कोई देखने वाला नहीं था। 2.5 घंटे 250 से 300 लोग पार्लियामेंट थाने में बंद थे, और जब सबका वहाँ से बेल हुआ, सब जमानत पे छूटे, तो किसी ने कहा कि दीदी, एक समाज का बच्चा पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मुझे पानी का बौछार लगा था, मैं 5-7 फुट ऊपर से गिरा था, मेरा पूरा ये डैमेज हो गया था। तुरंत थाने से वो हॉस्पिटल जाती हैं राम मनोहर लोहिया, और जब पूछती हैं तो इमरजेंसी के पास लावारिस की तरह मैं एक स्ट्रेचर पे पड़ा था। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, और जैसे उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, राम मनोहर लोहिया में अफड़ी तफड़ी मच गई, अफरा तफड़ी मच गई, और वहाँ तुरंत डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। मुझे होश नहीं, लेकिन रात को जब 9:30 बजे मुझे होश आया तो मेरे सर पे ऐसे हाथ वो फेर रही थी। मैं देखा ऐसे, फिर आंखें बंद कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या फूलन देवी वाकई में मेरे पास बैठी हैं, मेरे लिए फल और भोजन लेकर के आई। मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मेरा हृदय द्रवित हो उठता है, और मैं उनके चरणों में 2 शब्दों से मत समर्पित करता हूं कि दिया था दिल से रतन ले ले बहना। राखी है सामने, 4 बार राखी बांधा था इस कलाइयों पे। दिया था दिल से रतन ले ले बहना, फूलों का ये हार सुमन ले ले बहना। सोचा था सावन में बांधोगी राखी, विदाई में हमसे कफन ले ले बहना, विदाई में हमसे कफन ले ले बहना। इस देश का जो सामाजिक व्यवस्था है, ऐसे बहुजन के घर में वो पैदा हुई। अभी उनकी जर्नी हमारी बेटी बता रही थी कि 1963 में 10 अगस्त को वो पैदा होती है, और 11 साल की उम्र में पुत्ती लाल नाम के व्यक्ति से शादी होती है, जिसको गांव में ठेठ भाषा में दुआह कहते हैं। दुआ यानी दूसरी शादी। उसके 2 बच्चे थे। घर वालों ने शादी इसलिए किया कि उसके पास जमीन ज़्यादा थी, पैसा था, बेटी की शादी हो जाएगी तो खेत में काम करके अपना जीवन बसर कर लेगी। हैवानियत की हद पार कर दिया पुत्ती लाल। 11 साल के बच्ची के साथ जो नहीं करना चाहिए था वो करता था, और वहाँ से वो किसी तरह भाग करके अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब बड़ी बहन के घर गई तो थोड़ी सी एज उनकी और बढ़ गई, और जब एज बढ़ी, शरीर पे थोड़ा सा यौवन आने लगा, तो इनके बहन के घर के पास जो सामंतवादी ठाकुर समाज के लोग रहते थे, उन्हीं में से 2 लड़के, नौजवान लड़के, फिर फूलन देवी के पीछे पड़ गए और उठा करके इनके साथ रेप किया। मैं उनके साथ चला, मैं 4 साल 5 साल उनके साथ बिताया। वो बताती थी, जब हम राजधानी में चलते थे, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से कलकत्ता, उस समय राजधानी में बैठने का मतलब कि चार्टर्ड प्लेन में आप बैठे। मात्र 4 राजधानी पूरे हिंदुस्तान में थी। बम्बई जर्नी में उन्होंने बताया कि जब उस दरिंदर ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसका विद्रोह करना चाही, तो मेरे चोरी का इल्जाम लगा करके उन लोगों ने मुझे बंद करवा दिया थाने में। जब थाने में वो बंद हो गई तो इनके पिताजी रोने लगे, और इनके पिताजी कैलाश यादव
जो किसान थे उनके घर हरवाही का काम करते थे फूलन देवी के पिता। जा करके कैलाश यादव से बताए, कैलाश यादव लाठी उठाए और थाने पे गए। उन्होंने 2 सवाल किया दरोगा से कि फूलन देवी के साथ रेप हुआ है और रेप करने वाले कोई और नहीं, गांव के 2 नौजवान हैं, और चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया है तो चोरी का क्या है आपके पास सबूत है, आप मुझे बताइए, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा दरोगा ने कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार आप बाबू साहब से बात कर लीजिए। बोले कि पकड़ के आप लाए, इल्ज़ाम आप लगाए, बाबू साहब से क्यों बात कर लूँ। बोले मुझे यहाँ काम करना है बिना उनके यहाँ थाने में। उस समय की बात है, अब तो बहुत बदलाव हो गया। बिना बाबू साहब के मैं इस थाने में काम नौकरी नहीं कर पाऊंगा। वो जाते हैं, बाबू साहब की सहमति मिलती है एक शर्त पर कि फूलन देवी थाने से छूटेगी तो पहले मेरे घर आएगी, अपने घर पे उसको रुकने का व्यवस्था मैं करूंगा। थाने से छूटती है, कैलाश यादव और फूलन देवी के पिताजी लेकर के बाबू साहब के घर जाते हैं। 3 दिन फिर बाबू साहब फूलन देवी के साथ रेप करते हैं। वहां से भागती है वो बड़ी बहन के घर, वहां से फिर भागती है मां के घर। मतलब कहीं ठिकाना नहीं मिलता उनको। ये 4-5 साल 16 साल की उम्र तक वो भटकती रहती हैं। इसी दौरान विक्रम मल्लाह से उनकी मुलाकात होती है नदी के किनारे। विक्रम मल्लाह उनको लेकर के चंबल के बीहड़ में जाते हैं, जहां गुज्जर नाम के डकैत, जो 40 डकैतों को लेकर के, 40 डकैतों के सरदार थे और उस बीहड़ में रहते थे। दूसरी तब मलखान सिंह भी पिछड़ी जाति के थे, वो बहुजन के नेता थे, वो बहुजन के लोग थे। उनकी जमीन सामंतवादियों ने 5 एकड़ जमीन उनका कब्जा कर लिया था मंदिर के नाम पर, इसलिए वो डकैत बने थे। गणेरिया पाल जाति के थे मलखान सिंह, और हमेशा फूलन देवी को बेटी कह करके मदद करते थे चंबल में। जब विक्रम सिंह लेकर के चंबल की घाटी में पहुंचते हैं तो गुज्जर सिंह जो ठाकुर समाज के थे वो सरदार थे, उनकी नज़र पड़ी फूलन देवी पर। उनकी भी नीयत खराब हो गई। उन्होंने विक्रम मल्लाह से कहा कि आज से तुम हमारे जो टीम छिनैती करने के लिए जा रही है, जो उगाही करने के लिए कानपुर जा रही है, उसके तुम सरदार होगे। विक्रम सिंह जाते हैं और जो फूलन देवी बड़ा भाई पिता कह करके गुज्जर सिंह के हाथ जोड़ते रहे, लेकिन विक्रम सिंह के पीछे गुज्जर सिंह ने भी फूलन देवी के साथ रेप किया। जब विक्रम मल्लाह आते हैं तो रो रो करके सारी घटना फूलन देवी बताती है। अब इसमें आकर के गुज्जर सिंह को गोली मार देता है विक्रम मल्लाह, और फिर बगावत हो जाता है। वहाँ 2 टीम बन जाती है, एक विक्रम सिंह को मानने वाले लोग और दूसरे गुज्जर सिंह को मानने वाले लोग। विद्रोह हो जाता है, वहाँ गोली चलती है, बहुत सारे डकैत मारे जाते हैं। वहाँ से विक्रम फूलन को लेके भागते हैं। दतिया आते हैं। दतिया एक बड़ा फेमस मंदिर है, बगला मुखी जी का शक्तिपीठ है। दतिया के पास एक आम के पेड़ के नीचे वो सोए रहते हैं फूलन देवी को लेकर के। उसी समय बेहमई गांव का लाला राम और श्री राम मुखबिरी करके वहां पहुंचते हैं और सोए हुए विक्रम सिंह को गोली मार देते हैं। फूलन को उठा करके बेहमई के गांव में ले जाते हैं। लाला राम, श्री राम और उसके साथियों ने, जो उस समय, आज तो 5000 के ऊपर आबादी हो गई, उस समय लगभग 2700 से 2800 की आबादी बेहमई गांव में रही, और जिसमें ठाकुरों का दबदबा था। उठा के ले जाते हैं लाला राम, श्री राम, और फूलन देवी को वहाँ जहाँ गाय बछड़े बांधे जाते थे उसमें रखते हैं। और उसके साथ बारी बारी से ये लोग, लाला राम, श्री राम और इनके 4 साथी और 6 लोग बारी बारी से पूरी रात फूलन के साथ रेप करते हैं। और एक दिन नहीं, लगातार ये 10 दिन चलता है। उसके कपड़ों से बदबू आने लगता है, जानवरों की तरह उसके जहाँ गाय भैंस बांधे जाते हैं वहाँ रखते हैं, और उससे पानी लेने के लिए कंबल डाल करके कुएं पे भेजते हैं। आप लोगों ने बैंडेड क्वीन में देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग सीन है, वहाँ थोड़ा अलग था। तो मैंने कहा कि आपके कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए कहा कि आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चाहे वह सवर्ण की औरत महिलाएं हो और चाहे वह दलित बहुजन की महिलाएं हो, सब शूद्र हैं। अगर वह शूद्र हैं और शूद्र का उनको जरा सा किसी महिला पे दया थी, तो क्या बेहमई में एक भी ऐसी महिला नहीं थी
जो 10 दिन फूलन जी के साथ बेरहमी से जानवरों की तरह रेप किया जा रहा था, क्या एक महिला आवाज़ उठाने वाली नहीं थी? वहाँ बहनें भी थी, माताएं भी थी, दादियां भी थी, किसी एक महिला ने आवाज़ नहीं उठाया। और 10 दिन तक रेप उसके साथ होता रहा और 10 दिन के बाद वो मरणासन हालत में पहुंच गई। इसके बाद लाला राम ने कहा कि जाओ इसको चंबल में नहला के ले आओ। बेमई गांव का एक आदमी लेकर के फूलन देवी को चंबल में नहलाने के लिए जाता है, पीतल का लोटा लेकर के और एक पुरानी साड़ी लेकर के। पीछे पीछे फूलन चल रही, आगे आगे वो आदमी दो आदमी थे, जा रहे थे, एक आगे और एक पीछे। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी पेशाब करने लगा, जो आगे चल रहा था। फूलन देवी मुड़ के देखी, उस लोटे से उसके सर पे वार किया, वो गिर पड़ा और कूद के चंबल पार करके वो भागी। भाग करके गई, जो विक्रम सिंह ने उन्हें शूटिंग सिखाया था, फिर वो जा करके मलखान सिंह से मिली, बोली कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ और मैं इसका प्रतिकार, इसका बदला लेना चाहती हूँ। मेरा नाम फूलन था लेकिन मेरा जीवन कांटों पे बीता। मैं चाहती हूँ कि फिर इस देश में कोई फूलन देवी ना हो। मैं चाहती तो चंबल में डूब के मर जाती, मैं चाहती तो आत्महत्या कर लेती, और जो मैं आज चाहूँ तो आत्महत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि फिर कोई बेटी फूलन ना बने हमारे गांव में, हमारे देश में। मलखान सिंह ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? बोला थोड़ी सी मदद कर दो। मलखान सिंह जी ने उसे कुछ पैसा और एक घोड़ा और कुछ बंदूकें मुहैया कराया। एक एक करके उन्होंने अपनी एक जब टीम तैयार किया, उसमें सवर्ण जाति के लोग थे, उसमें बहुजन के लोग थे, उसमें पिछड़ी जाति के लोग थे, उसमें दलित, सब लोगों को उन्होंने 40 लोगों की अपनी टीम बनाई। और टीम बना करके 14 फरवरी 1981 को बेमई में पहुंचती है रात को, और जा करके उसी कुएं पर से आवाज़ लगाती हैं कि मुझे लाला राम श्री राम दे दो, गांव से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लाला राम श्री राम को गांव वालों ने छुपा दिया और फूलन घंटों माताओं से बोलती रही, मिनती करती रही। उस गांव के लोगों को 26 लोगों को, 26 नौजवान पुरुष और अधेड़ को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बोला हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और हमारे साथ लाला राम श्री राम के अलावा जिन लोगों ने दुराचार किया मैं उन्हें नहीं पहचानती, इसलिए मैं गलती से किसी को और सजा देना नहीं चाहती हूँ। मुझे लाला राम श्री राम दे दो, मैं वापस चली जाऊंगी। किसी महिला अगर वो चाहती तो 40 जो इनके साथ नौजवान गए थे उस गांव के महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का रेप करवाती, लेकिन बोली कि महिलाओं को खरोच नहीं आना चाहिए। फूलन ने कहा किसी महिला को खरोच नहीं आना चाहिए, मुझे लाला राम और श्री राम चाहिए। पकड़ के लेकर के 26 लोगों को चंबल की रेत पर जाती हैं, नदी के किनारे। फिर आखिरी बार वो आवाज़ लगाती हैं 5 घंटे बाद कि अभी भी समय है, लाला राम श्री राम को दे दो, और नहीं तो उनको छुपाने के जुर्म में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब लाला राम श्री राम को नहीं दिया, कुछ औरतें जा करके फूलन का पैर पकड़ के रोने लगी कि मैं सुहाग की भीख मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि उस दिन तुम कहाँ थी? जिस दिन मेरे साथ हो रहा था, जिस दिन मेरे अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, मेरी इज्जत लूट रहे थे, उस दिन आप क्यों नहीं आवाज़ उठाई? फूलन देवी ने यह बताया, किसी किताब में नहीं मिलेगा। फूलन देवी ने यह बताया कि 26 लोगों में से 3 लोगों का या उसी दिन या एक हफ्ते पहले शादी हुई थी। फूलन देवी ने कहा कि उस 3 बहनों का कोई कसूर नहीं है। जब मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ घटना हुई, मेरे साथ दुराचार अत्याचार हुआ, तो वो 3 बहनें इस गांव में नहीं थी, इसलिए वो 3 लड़कों को, 3 नौजवानों को छोड़ दिया फूलन देवी। बाकी 22 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उनको छुपा रहे हो। ये 14 फरवरी 1981 की घटना है। और उसके बाद वो चंबल के बीहड़ में चली जाती हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, दोनों जगह के एटीएफ, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री सब लग जाती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने संदेश दिया। यहाँ तक कि ये सुनने में आया कि पेट्रोल या डीजल डाल करके पूरी चंबल घाटी को जला दिया जाए। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं। चंबल बीहड़ के अंदर फूलन के अलावा लाखों करोड़ों जीव हैं, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा, फूलन देवी को किसी तरह मनाओ। ये बात लगभग 2 साल तक चलती रही। 2 साल के बाद फूलन देवी ने किसी के द्वारा एक शर्त भिजवाई कि मेरे साथ
जो मेरे 40 साथी हैं, किसी को सज़ा नहीं मिलेगा। उसके जिम्मेदार, उस अपराध का जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ और मेरे भाई को नौकरी मिले और मुझे जो सज़ा देना है सरकार दे दे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, RK शर्मा ग्वालियर जेल के जेलर थे, वो लेकर के ग्वालियर जेल के मैदान में आए और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद फिर देखिए बहुजनों के साथ, वो बहुजन की बेटी थी, दलित की बेटी थी, मल्लाह की बेटी थी, अगर वही कोई अपर कास्ट की लड़की रही होती, अपर कास्ट की महिला रही होती तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता। 11 साल तक जेल में उन लोगों के साथ रखा गया जो मानसिक रोगी थे, जो पागल थे, वहां रखा गया और 11 साल तक कोई केस नहीं उनके ऊपर दर्ज, न कोई केस का जो है पैरवी किसी ने किया, न उनको अदालत में पेश किया गया। 11 साल तक ये चलता रहा। पहली बार 30 जनवरी 1994 को मल्लाह कम्युनिटी के लोग, मनोहर लाल कश्यप कानपुर के और जयपाल सिंह कश्यप बदायूं के, ये 2 लोगों ने निषाद सम्मेलन हजरत बेगम बहल पार्क में 30 जनवरी 1994 को किया। 5 सूत्री मांग था निषादों का आरक्षण, निषादों का पुश्तैनी पेशा, बालू खनन, मोरन खनन और ककड़ी तरबूजे की खेती, और निषादों का जो घाट और मछली पालन का पट्टा दिया जाए। बीच से आवाज आई कि फूलन देवी को छोड़ा जाए, फूलन देवी को रिहा किया जाए, फूलन देवी जिंदाबाद, फूलन देवी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। नेताजी ने कहा कि मैं फूलन देवी की फाइल मंगाता हूं और वह मेरी बेटी है, वो दलितों की बेटी है, वह पिछड़ों की बेटी है, वह मेरी बेटी धर्म की बेटी है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। जा करके सचिवालय फाइल मंगाते हैं। 48 केस दर्ज थे। सिफारिश करके सारे आपराधिक केस नेताजी वापस ले लेते हैं और जब जेल से रिहा होती हैं फूलन देवी, जेल से रिहा होकर के किंजवे कैंप दिल्ली में जब आती हैं तो उनके पास एक लोहे के बक्सा जिसमें जंग लगा हुआ था, मात्र 2 साड़ी और 27 रुपये उनके पास थे। हालत उनकी पागलों जैसी थी। एक घटना और, जेल में रहते हुए बहुजनों के नायक मान्यवर कांसीराम जी, जब उनको पता लगा, वो जेल में मिलने गए और मिल करके आए। उनके चाचा हरफूल सिंह को बुलाया और 1991 में कहा कि फूलन देवी को चुनाव लड़ाओ। उन्होंने कहा कि जेल में कैसे है, कैसे चुनाव लड़ेगी? बोले व्यवस्था है। सारा फॉर्म भर करके फूलन देवी को जेल में उनके चाचा को भेजा, वहां से साइन करा के आए। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 1991 में नई दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से फूलन देवी को चुनाव लड़ाया गया। बसपा की प्रत्याशी रही, मान्यवर कांसीराम जी ने चुनाव लड़ाया और उस समय राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। वो चुनाव हार गई, लेकिन जब 1994 में वो छूट करके आई, मान्यवर कांसीराम जी से मिलने के लिए दिल्ली में उनके आवास पर गई। बहुत सारी 2 घंटे तक उनकी बातचीत चली, 2 घंटे तक उनकी मुलाकात रही, बहुत सारे बिंदुओं पर उनकी चर्चा हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस पिता से मिलना चाहूँगी, मैं अपने उस धर्म के पिता से मिलना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं बार बार नमन करता हूँ धरती पुत्र मुलायम सिंह को, जिन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना करके उस दलित महिला को जिल्लत की जिंदगी से निकाल करके देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में भेजने का काम किया और बोले जाओ बेटी तुम दलितों, पिछड़ों, वंचितों की लड़ाई लड़ो। और जब फूलन देवी आवाज बुलंद करने लगी 1996 में मिर्जापुर से चुनाव जीत करके आई, तो एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इतिहास की बात है। 18 जून 1857 को कानपुर कैंट, एक बरगद का पेड़ था, अभी महाराज जी ने उसको कटवा दिया। वहाँ निषादों का शहीदी मेला लगता था 27 जून को। बिठूर के राजा को लूट करके 10 अंग्रेज अधिकारी 10 नाव पर बैठ करके यहाँ से कानपुर से इलाहाबाद को जा रहे थे। जैसे कैंट घाट पर आए, वहाँ वो कैंट बहुत बड़ी छावनी थी अंग्रेजों की, वो कानपुर में आराम करने चले गए। मुल्ला मल्लाह 80 वर्ष के गुरुजी के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम मुल्ला था, मल्लाह थे। मुल्ला मल्लाह गुरुजी उस बरगद के पेड़ के नीचे मल्ल युद्ध करवाते थे, अखाड़े की कुश्ती लड़वाते थे। रात को सोए थे और समाधान निषाद लोचन मल्लाह जब उनके पास सोए तो मुल्ला मल्लाह ने कहा कि ऐ समाधान, ऐ लोचन निषाद, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो निषादों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। समाधान ने कहा कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं आप अंग्रेजों को लूट के ले जाने में, हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के राजा का धन लूट के ले जाने में मदद कर रहे हो, आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? बोले बहुत कुछ कर सकते हो। बोले क्या कर सकते हैं? बोले गंगा में पानी कम है,
गंगा में पानी कम है, जाके अंग्रेज अधिकारियों से कह दो बड़ी बड़ी नावें हमारी आगे जाकर के रुक जाएंगे, इलाहाबाद तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। 22 जून तक बरसात होगी, 20-22 जून के बरसात होगी, गंगा में पानी आ जाएगा, तब हम इलाहाबाद लेकर के चलेंगे। जाकर के लोचन मल्ला अंग्रेज अधिकारी से बोले, वो लोग मान गए। 22 जून से बरसात शुरू हुई, 25 जून तक मूसलाधार बरसात हुई और गंगा जी में बाढ़ आ गया, पूरी गंगा जी लबालब भर गई। और जब गंगा जी लबालब भर गई तब तक इधर समाधान निषाद लोचन मल्ला और मुल्ला मल्ला तैयारी किए, अपने कुल्हाड़ी को, अपने दाव को, अपने पाती को धार लगा लगा करके नाव के पेदों में छुपा के रख दो। तैयारी की है। 25 जून को बरसात बंद हुई, 26 जून को ये तय हुआ कि 27 जून को यहां से नावें निकलेगी और हम लेकर के कहां जाएंगे, इलाहाबाद। तो मुल्ला मल्लाह ने कहा कि आप लोग तैयारी करो, जब मैं बांक दूंगा, बांक देना एक क्षेत्रीय भाषा है। जैसे कलकत्ता में ज्वार भाटा आता है, जो बड़ी बड़ी नावें होती हैं, ढाका से लेके रेमुनिया, रेमुनिया से लेके बर्धमान, बर्धमान से लेके हुबली घाट तक पहले ट्रांसपोर्टेशन का यही सिस्टम था। तो जब ढाक आता, वो ज्वार भाटा आता था, तो नाव के पीछे एक छप्पर होता था, उस छप्पर के ऊपर माझी खड़ा होकर के लाल गमछा को जब ऐसे घुमाता था, बांक देना यानी सिग्नल देना। तो उन्होंने कहा जब मैं बांक दूंगा तो लेकर के अपने दाव और तलवार कूद जाना है और नाव के पेदे को काट काट करके इनको डुबा के मार डालना। जैसे 10 नाव बीच धारा में इकट्ठा हुई, एक सेंटर में हुई, मुल्ला मल्लाह का वहां से इशारा हुआ, बांक दिया, लेकर के निषाद लोग दाव कूद गए और उसके नाव के पेदे काट काट करके डुबा के मार डाला। 40 लोग थे, 10 अंग्रेज अधिकारी, बाकी उनके कर्मचारी, 40 लोग मारे गए। इतिहास गवाह बन गए। इतना बड़ा कत्लेआम अंग्रेजों का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। 27 जून 1857 को थॉमसन नाम का एक कमांडर था जो तैराक था, तैर करके उस पार गया तलाटी में और बचते बचाते यहाँ से भाग के विलायत गया। विलिंगटन वायसराय जो पूरी दुनिया पे राज करता था, उससे कहा, जाकर के सारी घटना बताया, तो उसने कहा विलिंगटन हुई इज द निषाद, कौन है निषाद, जाकर के पता लगाओ। अपने इतिहासकारों को भेज दिया, वहां से इतिहासकार आए। विलियम क्रुक्स नाम का इतिहासकार, बहुत बड़ी किताब लिखा है द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। उसने लिखा कि द निषाद इज ए क्रिमिनल एंड मिलिटेंट कास्ट। क्यों लिखा? क्योंकि ये देशभक्ति वाली जातियां हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं करती, गर्दन कटा देंगे लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता करने वाले नहीं हैं। जल जंगल पहाड़ों के बीच में, 2 नदियों के बीच द्वाब में, पहाड़ों के कंदराओं में, बड़े जलाशय के किनारे रहते हैं। फिशिंग करना, बोटिंग करना, कंकड़ी तरबूजे की खेती करना, बालू निकालना, ये इनके पुश्तैनी पेशा है। 1878 में अंग्रेजों ने जाकर के वहां जब रिपोर्ट दिया, 1878 में अंग्रेज अधिकारियों ने एक काला कानून बनाया, उसको हम काला कानून कहते हैं क्योंकि निषादों के खिलाफ बना था। 1878 बोटिंग एक्ट, 1878 माइनिंग एक्ट और 1878 फेरीज एक्ट और 1878 फिशरीज एक्ट। नाव चलाना, मछली मारना, नदियों से बालू निकालना, बड़ी नदियों गंगा, जमुना, सरजू, बेतवा के किनारे जब नदी बाढ़ चली जाए तो उसके तराई में कंकड़ी तरबूजे की खेती करना। बोले छीन लो इनसे। बोले अगर इनसे छीन लेंगे तो नाव मल्लाहों के अलावा कोई चला नहीं पाएगा, नदी के अंदर से रेत कोई निकाल नहीं पाएगा, मछली इनके अलावा कोई बड़ी नदियों से निकाल नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा रेवेन्यू सिस्टम कर दो, घाटों पे रेवेन्यू सिस्टम कर दो, लगा दो घाटों पे रेवेन्यू। अगर 1 रुपये दिन भर में कमाते हैं तो 95 पैसे आप अपने पास रखो, 5 पैसे इनको दो, ये जिंदा रहे सिर्फ, नहीं तो इनका आय का साधन इसी तरह बना रहेगा तो ये मजबूत रहेंगे, बर्छी भाला तीर तलवार से ये लड़ाई करेंगे, कंदराओं में जाके छुप जाएंगे, हम लोग इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। ये चारा काला कानून बना करके इस देश में भेज दिया और जब इस देश में लागू कर दिया, उसके अलावा एक और कानून बनाया कि निषाद, कश्यप, मछुआ समुदाय, फिशरमैन कम्युनिटी की महिलाएं पेशेवर होती हैं। इतना घृणा हो गई उनको। इस देश की रक्षा करने वाले, इस देश को बचाने वाले, इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले, इस देश के लिए अपना खून देने वाले आज कहां हैं? और फिर उन्होंने मल्लाह मारो अभियान चलाया। जब मल्लाह मारो अभियान चलाया तो केवट की बस्तियों में जाते थे। किसकी बस्ती है? केवट की, रात में कत्लेआम। किसकी बस्ती है? निषादों की, रात को कत्लेआम। किसकी बस्ती है? माझी की, रात को कत्लेआम।
निषाद मुखिया ने आपस में बैठ करके मीटिंग की है कि कोई अनजान व्यक्ति आके पूछता है किसकी बस्ती है तो ये मत बताना केवट माझी मल्ला, कुछ भी बता देना। और वहीं से यह समाज 103 उपजातियों में 103 नाम से जाने जाने वाली जातियां ये बन गई। मल्लाह, केवट, माझी न बता करके, निषाद न बता करके, उत्तर प्रदेश का कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, कहार, चाई, बातम, धुरिया, तीयर, खरवार, बेलदार, तुरैया, और चाहे वह बंगाल आसाम का जालो मालो, जलुआ केवट, हलुआ केवट, नाम शुद्ध, पत्नी टंडेल, और चाहे वह कर्नाटक और तमिलनाडु का राजपुत्रा, गंगापुत्रा, मलैया, मछेंदर, मच्छीमार, और चाहे वह महाराष्ट्र नागपुर का कोली हो, कोली के उपजातियां डेवरे कोली, टोकरे कोली, महादेव कोली, और चाहे वह गुजरात का कश्यप, निषाद, बिंद की उपजातियां जो भोई है, और भोई की उपजातियां राजे भोई, खासे भोई, झीगा भोई, नाम शुद्र, पत्नी टंडेल, और कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक कश्यप, निषाद, बिंद के साथ मेहरा लिखने वाले बहुत बड़ी संख्या में यह जातियां तमाम नामों से बढ़ गई। और यही कारण था कि देश के आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने डीएनटी एक 5वीं कैटेगरी बना करके इनको मुक्त तो कर दिया 1950 में, लेकिन जो 1931 की जनगणना थी, 1931 का और फिर 1961 में हुआ, उसमें बड़ी त्रुटियां हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। जब यह 103 नामों से यह जातियां बन गई, जब फूलन देवी को सांसद माननीय नेताजी की कृपा से बने, तो गुजरात का जब कोई भोई आता था, हमें बहन जी से मिलना है, अरे कौन हो भाई, क्या नाम है? बसंत भाई टंडेल, हम भोई हैं। भोई कौन होते हैं? फूलन देवी वाले। सागर पुत्रा कौन होते हैं? फूलन देवी वाले। राजपुत्रा कौन होते हैं? फूलन देवी वाले। सागर पुत्रा कौन होते हैं? फूलन देवी वाले। जलुआ केवट, हलुआ। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में जो जाल चलाता है उसको जलुआ केवट बोलते हैं, जो हल चलाता है वो हलुआ केवट बोलते हैं। अलग अलग ऐसे नामों से बढ़ गए। तो जो अंग्रेजों के खौफ से 103 नामों से जाने जाने वाली ये जातियां बट गई थी, फूलन देवी के आने से ये जातियां एक हो गई। और यही बात इस देश में राज करने वाले समण जाति और ओछी मानसिकता वाले लोग, कि अगर ये एक हो गए तो इन्होंने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, हम लोगों को भगाने में देर नहीं होगी, इन्होंने तुरंत साजिश रची। और फूलन देवी के पास जो Y+ श्रेणी का सुरक्षा मिला था, तुरंत 2001 में माननीय राजनाथ सिंह की सरकार बनती है, केंद्र में अटल जी की सरकार, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर होते हैं, इनको राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी आती है कि फूलन देवी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने विरोध करा, उसके बावजूद फूलन देवी की सुरक्षा हटा करके एक सिविल वर्दी में दे दिया गया और फूलन देवी की हत्या कर दी गई। फूलन देवी की हत्या कर दी गई। मैं उस समय दिल्ली में था, मैं फैक्ट्री चलाता हूं, बैग की फैक्ट्री चलाता हूं, स्कूल बैग, लैपटॉप बैग की फैक्ट्री है। और 97 में 5 अप्रैल 1997 को फूलन देवी ने अपने हाथों से इनरोगेशन किया था, अपने हाथों से लगाया था। आज भी मैं उसको चलाता हूं। मैं 2 बजे जैसे आकर के हाथ पैर धो करके रोटी खाने के लिए बैठा, उर्दू खबरें आती थी, पहले 2 ही चैनल चलता था, डीडी चैनल, डीडी उर्दू खबरें देखा। वो खबरें जो बाँच रही थी, वो बाँचते बाँचते उन्होंने कहा कि अभी खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की गोली मार करके कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। मेरे हाथ से रोटी छूट गई। मैं वहाँ से 44 नंबर पे स्कूटर से आया, यहाँ स्कूटर खड़ी करके रात को मैं 12 बजे निकला, 5 बजे वजीराबाद मैं सुबह पैदल पहुँचा। और ये भी दुर्भाग्य एक देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अचानक मौत होती है, हत्या होती है या मौत होती है, तो उसको राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इस सरकार ने उनका अंतिम संस्कार करना और राजकीय सम्मान देना और 1 घंटे के लिए भी सदन को बंद करना उचित नहीं समझा। माननीय नेताजी प्राइवेट विमान से लेकर के लोगों के मांग पर उनके ले जाकर के मिर्जापुर में उनका अंतिम संस्कार किया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं आया, मैंने सोचा कि अब मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। रात भर रोया, महीने भर रोया, छोड़ दूंगा सब कुछ। लेकिन उनके कुछ बातें याद आई मुझे। वो कहती थी, और जब उनके साथ चलते थे तो वो बातों को बताती थी, वो बातें याद आई। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं 2 शब्द उनके लिए लिखा। अरे जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों के खूनी कहानी को देखा। जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों के खूनी कहानी को देखा। जब तक जिंदा रही जुर्म से लड़ती रही, फूलन में झांसी के रानी को देखा, फूलन में झांसी के रानी को देखा। अब बहुत ज़्यादा लंबा और नहीं खींचूंगा लगता है आप लोगों को। थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूँगा अपने
अंतिम 2 बात कह करके मैं विराम दूंगा। उनका एक ही सपना था, बहुजनों के लोग, सामंतवादियों से उन्हें चिढ़ नहीं थी, कुछ लोगों से चिढ़ थी। जो ठाकुर बनाम मल्लाह कहा गया कि 22 ठाकुरों को मल्लाह होकर के मारी थी, उस दृष्टि से देखा गया। भी आप लोगों ने देखा होगा, सुधांशु त्रिवेदी गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि डकैत थी कि नहीं, डकैत थी कि नहीं, डकैत थी कि नहीं। वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। ये लोग क्या कहना चाहते हैं? डकैत किसने बनाया फूलन देवी को? क्यों वो डकैत बनी? बहुजन की बेटी थी, दलित की बेटी थी, मल्लाह की बेटी थी, गरीब थी, सिस्टम में नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए अब ये दायित्व आप सब लोगों का बनता है। वो जो काम कर गई हैं, वो जो लड़ाई लड़ गई हैं, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि भारत रत्न का मान होना चाहिए, तो कलम में वो ताकत है कि जो तीर और तलवार में ताकत नहीं है, बंदूक की ताकत फूलन देवी ने दिखाया था। आए मेरे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों, कलम की ताकत है। आप दिखा दो, बहुजनों को न्याय मिल जाएगा। फूलन देवी के अधूरे सपने को हम लोग पूरा करेंगे, और उनका जो अधूरा सपना रह गया था कि बहुजन को न्याय मिले, उस न्याय की लड़ाई हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। शेर सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार थी, उत्तर प्रदेश और केंद्र में, उसने हत्या करा, और पुनः 2017 में फिर केंद्र की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बनती है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। यह संजोग नहीं है, वह हत्यारा जिसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीवीआईपी इलाके में जिसकी हत्या हुई, और वह हत्यारा छूट गया, और Y+ श्रेणी का सुरक्षा दे करके भारतीय जनता पार्टी उससे अपना प्रचार करवा रही है। माननीय नेताजी सदन में आवाज उठाए कि उसका क्या कसूर था। दलित की बेटी थी, गरीब की बेटी थी, मल्लाह की बेटी थी, क्यों नहीं सरकारें उसके ऊपर मुकदमा चलाए? जितने फॉरवर्ड क्लास के सामंतवादी समाज के लोग डकैत थे, जिन्होंने डकैती की, सबको रिहा कर दिया गया, सबको छोड़ दिया गया, ये फूलन देवी को छोड़ करके। क्यों? क्या कसूर था उसका? ये पार्लियामेंट में एक बार नहीं 3 बार उन्होंने आवाज उठाया और बोले कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, फूलन को संरक्षण देता रहूंगा, फूलन को ताकत देता रहूंगा। वो मेरी धर्म की बेटी है, वो मुझे अपना धर्म का पिता मानती है। नेताजी को आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे ही नहीं नेताजी की उपाधि किसी को मिल जाती, ऐसे कोई धरती पुत्र नहीं हो जाता। एक धरती पुत्र सदियों में पैदा होता है, और आज तक अगर नेताजी की उपाधि किसी को मिली है तो सुभाष चंद्र बोस को, और दूसरे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो बहुजनों के नेता थे, बहुजनों के नायक थे। वो सबके लिए लड़ते थे, वो एक जाति के लिए नहीं लड़ते थे। विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लोग या दूसरे लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ यादव के नेता हैं। नेताजी यादव के नेता नहीं थे, नेताजी इस देश के नेता थे। नेताजी ने इस देश के लिए जो जो काम किया है, जब रक्षा मंत्री 1996 में बने थे, जब सियाचिन के बॉर्डर पे गए थे, वहाँ आकर के कर्नल से बात किया कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं, इनके परिवार को क्या सुरक्षा, क्या व्यवस्था मिलती है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि एक प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए, उनका बिल्ला, और बहुत होता है तो टोपी उनके घर भेज दी जाती है। आंखें भर आई, क्योंकि जो नौजवान गांव देहात से पढ़े लिख करके, दौड़ कर करके और फिजिकल और थ्योरी को पास करके सेना में भर्ती होता है और जा करके देश की रखवाली करता है। हम लोग सोते हैं और वो -45 डिग्री सेल्सियस पे सियाचिन के बॉर्डर पे रखवाली करता है, और उनकी अगर वहाँ शहादत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उनके घर वालों को बॉडी तक नसीब नहीं होती थी, उनके शरीर तक नसीब नहीं होता था। नेताजी आ करके कानून बनाए, और कानून बना करके उन्होंने कहा, पहला जो है, बाद में 40 लाख रुपए होगा, उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए, और उनका जो है बिल्ला और टोपी नहीं, उनकी शरीर तिरंगे में लपेट करके उनके गाँव जाएगी, और जिले का SP और DM वहाँ जा करके गार्ड ऑफ ऑनर देगा, और वो अंतिम संस्कार होगा। ये नेताजी ने काम किया था। वो किसी यादव के लिए नहीं किया था, किसी दलित के लिए नहीं किया था, किसी मल्लाह के लिए नहीं, वो हिंदुस्तान के तमाम उस नौजवानों के लिए, चाहे वह सवर्ण का हो, चाहे वो बहुजन का, पिछड़ी जात का हो, आदिवासी का हो, सबके लिए किया था। इस तरह का काम किया था नेताजी ने। और नेताजी आज हमारे बीच नहीं, हम तो यही कहेंगे, 2 शब्द उनके चरणों में भी समर्पित करेंगे कि चंदा सितारों का डेरा रहेगा। ये फूलन देवी के लिए भी है, ये नेताजी के लिए भी है कि चंदा सितारों का डेरा रहेगा, सुबह शाम का ये बसेरा रहेगा। तुम रहो ना रहो,
नेताजी अमर नाम मुलायम सिंह तुम्हारा रहेगा, अमर नाम मुलायम सिंह तुम्हारा रहेगा। मेरी बहुत जर्नी रही है फूलन देवी के साथ, फिर कभी आप लोगों के साथ बैठेंगे। मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जब शशांक भाई ने सुनील कश्यप जी के कहने पर जो स्टिकर बना के आप लोगों के तरफ से भेजा हुआ है, स्टिकर मैं तुरंत अखिलेश यादव जी को भेजा। उन्होंने मुझे कॉल करके बधाई दिया कि देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में आप जा रहे हो बोलने, तो जो आपने फूलन देवी के साथ वक्त गुजारे हैं पूरी दमदारी से आप वहाँ बात रखना, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो जो आपको सुनने आएंगे वो कोई मामूली बच्चे नहीं होंगे, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होंगे। कोई स्कॉलरशिप कर रहा होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा, और कोई वहाँ से निकलने के बाद यूके जाएगा, कोई कैलिफोर्निया जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई रसिया जाएगा। वहाँ मामूली लोग नहीं होंगे, जो बच्चे होंगे वो बहुत ब्रिलियंट होंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं उनसे मिल करके। और आप 13 तारीख को मुझे आकर के लखनऊ में मिलो, तो आप सब लोगों का मैसेज माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव के पास पहुंच गया है, और उन्होंने आप सब लोगों को धन्यवाद बोला है। मैं उनके तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय बहुजन। धन्यवाद।